चलो यार लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। केपलर्स लॉ कल हो गया था ना, चलो लिखो। चलो यहां से लिखो, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, planet revolves around sun in an elliptical path. A planet revolves around sun in an elliptical path such that minimum distance from the sun is small r and maximum distance is capital R. Find time period of revolution. सन से मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल आर है, मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल आर है। चलो एक बार ट्राई करो बेटा, घर से तुम लोग पढ़ के आ जाया करो यार, यहाँ सवाल देने के बाद पहले कॉपी पलटते हो कि क्या लगाया जाए। देखो इधर, यहाँ से ये एक हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो अगर सन है और जो प्लेनेट है वो एलिप्टिकल पाथ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो ये दिया हुआ है इसका कि इसका मिनिमम डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं ये हमने ले लिया इसका मेजर एक्सिस और ये ले लिया हमने माइनर एक्सिस। यहाँ पे सन कहीं प्रेजेंट होगा, किसी भी एक फोकस पे हम लोग मान सकते हैं, दो फोकस होते हैं एलिप्स के अंदर, तो इस वाले पॉइंट पे सन प्रेजेंट है और इसका मास हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एम के बराबर। जो एक प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ और मिनिमम डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दे रखा है स्मॉल आर, यानी जब प्लेनेट जो है वो इस वाले पोजीशन पे होगा तो मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर दिया हुआ है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा जब पार्टिकल या जो प्लेनेट है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो एक बार देखो, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था वो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम और इनटू किसके आया था, नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो यहां से देखो, जी एम अपॉन सॉरी 4 पाई स्क्वायर जी एम, 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इनटू किसके बराबर, ए क्यूब के बराबर आया था। ठीक है, जो ए जो था वो हमारा कौन, और न्यू वर्जन इज अवेलेबल। चलो यहां से देखो, तो ये क्या, ए जो है वो कौन सा था, जो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ थी, बताया था मैंने कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर जो होता है वो किसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस के। तो यहाँ से अगर देखें तो ए इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन किसके, 2 के। बस यही सवाल था इसमें, देख लो बेटा, घर जाकर के कॉपी रोज का रोज रिवाइज किया करो आप लोग। 4 पाई स्क्वायर इंटू किसके बराबर, 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू कैपिटल एम इंटू, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर टू द पावर 3 अपॉन किसके, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ बोलो, सारा वही पूरा डेरिवेशन करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा भाई। एक तो हम लोग जैसे यहाँ पे, अब एक बार देखो, 2 इक्वेशन तुमने लिखा होगा और वेरिएबल हमारे पास कितने हो गए, तो यहाँ पे तुमने एक माना होगा कि वेलोसिटी v1 ले ली होगी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 लिया होगा, यही होगा। अब एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से m इंटू वी वन इंटू स्मॉल आर और इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल ये v2 इंटू कैपिटल आर, ये लिखा होगा। दूसरा एनर्जी का, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं सॉल्व करना कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ये जो रिजल्ट निकाला है हमने वही से तो निकाला है, गलत कैसे आ सकता है। चलो देखो,
अब तो यहाँ से देखो, तुमने जो लिया होगा ना उसमें ये कैपिटल ई स्मॉल ई जो सॉरी स्मॉल ई वगैरह छोड़ दिया होगा, जो इसेंट्रिसिटी है। तो जब हमने पूरा डिराइव किया तो इसेंट्रिसिटी वगैरह भी तो लिया था। चलो नेक्स्ट लिखो, अ सैटेलाइट इज a satellite is put in an orbit just above the earth's surface, put in an orbit just above earth's surface with a velocity root 3 by 2 times of with a velocity root 3 by 2 times the orbital velocity, root 3 by 2 times of the orbital velocity for circular orbit at that height, for circular orbit at that height. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। लिखो, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। एक हमने क्या किया है, स्मॉल एम मास जो सैटेलाइट जो है उसको रूट 3 बाई अर्थ सरफेस के पास हमने रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी दे दी है हमने इसको, रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी इस हाइट पे है उस वो वेलोसिटी दी है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ। एक कर्व के बारे में ये आइडिया देता है आपका, जैसे अलग अलग जो कर्व होगा उसके लिए ई की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होती है। सवाल समझ आ गया सभी को? रेडियस ऑफ अर्थ आप लोग कैपिटल आर ले लेना। जो पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा? एलिप्टिकल होगा। जो सवाल ये दिया हुआ हमें, क्या हो गया? नहीं, गलत है। यहाँ से देखो ये बोला गया है कि जैसे मान लो अर्थ सरफेस के ऊपर हमने एक पार्टिकल, एक सैटेलाइट है जिसको यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका रूट 3 बाई 2 टाइम्स हमने वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। तो दिया तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा ही है। अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर प्रोवाइड करते तो पाथ कैसा होता? सर्कुलर। हाँ बोलो। अच्छा, ऊपर रूट 3 ले लेते। तो यहाँ से देखो ये हमने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के अगर बराबर देते तो पाथ कैसा होता? सर्कुलर। लेकिन हमने उससे ज्यादा वेलोसिटी दी है तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा? आउटर एलिप्स। बताया था मैंने कि अगर उससे कम है तो इनर एलिप्स होगा, उससे ज्यादा है तो आउटर एलिप्स होगा। अब एक बात देखो, जो इसका सर्कुलर पाथ जो फॉर्म हो रहा था, तो सर्कुलर पाथ ये कुछ इस तरीके का फॉर्म हो रहा होगा। हाँ, आ जाओ बेटा। यहाँ से अगर देखें तो जो सर्कुलर पाथ हो रहा होगा वो एग्जैक्टली
जो अर्थ सरफेस है उसके पास से ही गुजर रहा होगा। अब इसका पाथ हमें पता है कि एलिप्टिकल होगा, एलिप्टिकल होगा तो ये कुछ इस तरीके के पाथ पे मूव कर रहा होगा, ऐसा ही कुछ पाथ होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग देखेंगे इसके सरफेस से शायद निकालना है ना, कहाँ से निकालना है, सेंटर से या सरफेस से? सरफेस से निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो सेंटर से ही मान लेते हैं कितना, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये ले लेते हैं हम लोग कितना, स्मॉल आर। ये थोड़ा आप लोग इधर बना लेना भाई, यहां से अगर देखें तो जो इसका पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का एलिप्स आएगा, ऐसा एलिप्स होगा। यहां से हमने ये डिस्टेंस ले लिया है स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस होगा, बेटा ये बंद कर देना, ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, ये हमने ले लिया कैपिटल आर के बराबर। यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं किसके बराबर, v1। तो पहला अगर इसका मास हम लोग ले लिया जाए अगर स्मॉल m, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो क्या लिखेंगे कि m इंटू √3/2 इंटू वी नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर, m इंटू √3/2 इंटू वी नॉट इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू v1 और इंटू किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ पे दोनों पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। यहाँ से जो इक्वेशन आएगा हमारे पास, तो v1 इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ v नॉट और इंटू कितना आएगा, कैपिटल आर। ये इक्वेशन हमने ले लिया कैप फर्स्ट, ठीक है। चलो दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखे तो इस वाले पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इंटू जो इसकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 3/2 वी नॉट स्क्वायर के बराबर इक्वल्स टू, यहां से अगर देखिए तो इस वाले पॉइंट पे 1/2 इंटू एम इंटू v1 स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा g इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन किसके, स्मॉल आर के बराबर, यही आ रहा होगा। वेरिएबल हमारे पास दो हैं, एक v1 और कितना v और r, तो v1 और r दो इक्वेशन भी मिल चुके अपने को। यहां से अगर हम लोग देखें तो v1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v1 इक्वल्स टू √3/2 वी नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन किसके, स्मॉल आर के बराबर। यहाँ जो अगर वैल्यू पुट करें माइनस ऑफ जी कैपिटल एम, सारा स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी इंटू कैपिटल एम बाई आर प्लस ये जो वैल्यू आएगी वो 3/4 वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू v1 की जगह पे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर करके, तो ये आ जाएगा 3/2 वी नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस जी इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल आर। अब एक बार देखो, जब भी इस तरीके का इक्वेशन आए ना तो अपने पास सबकी वैल्यू जो है स्मॉल जी के टर्म्स में पुट कर देना, तो उससे इक्वेशन जो होगा वो सिंपल हो जाएगा। तो एक बार देखो, जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर। यही होता है ना, जो अर्थ सरफेस पे अगर जो जी की वैल्यू होती है वो, एक मिनट, जी इक्वल्स टू किसके बराबर, जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर, तो अंडर रूट कितना, जी एम बाई किसके, आर के बराबर, यही होता है। तो इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं, जो आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आर से नीचे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ जी आर लिख सकते हैं। तो जहां भी ये सब वैल्यू हो उसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो यहाँ से देखो जी एम बाई आर है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एम बाई आर, नीचे आर से मल्टीप्लाई करो ऊपर से आर, तो कितना आएगा, माइनस ऑफ जी इंटू कितना आएगा, कैपिटल आर, यही आएगा ना, प्लस 3/4 वी नॉट स्क्वायर है, 3/4। तो जो वी नॉट है क्या उसकी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर है, जो वी नॉट है उसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी है नियर अर्थ सरफेस,
इसी के बराबर आएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट की जगह पे स्क्वायर रूट, वी नॉट की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू आर। तो वी नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जी इंटू कितना, कैपिटल आर, इक्वल्स टू ये किसके बराबर आएगा, तो 3/4, 3/4 वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, फिर से तो g इंटू कैपिटल आर और इंटू कितना हो जाएगा आर क्यूब अपॉन किसके, स्मॉल आर स्क्वायर, और माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर है। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे जो है वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो जी एम बाई आर स्क्वायर को जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कितना, स्मॉल आर। देखो अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से अगर देखें तो स्मॉल आर ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच रहा होगा, ये भाई स्मॉल आर स्क्वायर है। यहाँ से अगर देखे तो यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो -1 प्लस किसके बराबर, 3/4। तो -1 प्लस 3/4, एक काम करते हैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं, किसके बराबर 1/4, 1/4 इक्वल्स टू ये किसके बराबर आएगा, -1/4, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 3 जी तो कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 3r² अपॉन किसके 4r² के बराबर, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो कैपिटल आर अपॉन कितना है, स्मॉल आर। चलो भाई अब एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, इसको इधर ले जाते हैं, 4r² से पूरा इस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। तो ये किसके बराबर होगा, -r², और ये किसके बराबर, इक्वल्स टू 3 इंटू कैपिटल r², और ये माइनस ऑफ किसके बराबर 4 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू 0, यही आ रहा होगा। यहाँ से अगर देखें इसको इधर ले आते हैं, r² माइनस ऑफ 4r इंटू स्मॉल आर प्लस 3r² इक्वल्स टू किसके बराबर 0। यहाँ से अब देखो r², इसको क्या लिख सकते हैं, -3r स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 3r² इक्वल्स टू किसके बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो, r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस 3r, और माइनस ऑफ इसमें r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस 3r इक्वल्स टू किसके बराबर 0। यहाँ से एक वैल्यू जो आएगी r इक्वल्स टू कैपिटल R, और दूसरा क्या आएगा 3r के बराबर। तो एक बात देखो, यहाँ से r इक्वल्स टू कैपिटल R तो पॉसिबल है नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो कौन सा पॉसिबल होगा 3r। तो यहाँ सेंटर से 3r है, तो सरफेस से कितना हो जाएगा 2r भाई। सरफेस से अगर देखें, फ्रॉम सरफेस अगर देखें तो वो जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा 2 ऑफ r के बराबर। मेन पर्पस यही था भाई कि ये जो इक्वेशन आई इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा इक्वेशन आने के बाद अगर ये पता नहीं रहेगा तो फिर छोड़ ही देंगे हम लोग पूरा। तो ये आप लोग अप्रोच जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला इक्वेशन, अगला क्वेश्चन लिखो। नहीं तो वो आपको बताएगा भाई, उसमें एक बात देखो ना कि जैसे उसको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचाना है, उसमें उस समय आपको दो दो डेटा की जरूरत पड़ेगी। कि एक बार देखो कि उसमें दिया जाएगा कि सर्कुलर पाथ है या एलिप्टिकल पाथ है। पहली चीज तो ये, अगर उनने बोल दिया कि h हाइट पर, कि जैसे यहाँ से h हाइट पे जाकर के ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दे, ठीक है, तो हम इस h हाइट के लिए हम क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, gmm/r² इक्वल्स टू किसके बराबर mv0²/r। वहां से इस पॉइंट की ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाएगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, यहाँ की पोटेंशियल पता है तो काइनेटिक मिल जाएगा। सवाल यही था ना कि बिल्कुल वहां पे तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन का ही सवाल है। हाँ बोलो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 मिनट भाई। हाँ हाँ नहीं, दोनों के लिए निकाले थे। ये प्रोपोर्शनलिटी वही आएगा, उसको सॉल्व करना पूरा, जो 1 माइनस e²/1 प्लस आएगा ना वो पूरा कट रहा था, वो कट जाएगा वो पूरा। दोनों मेथड से किस मेथड से, एनर्जी कंजर्वेशन और, हाँ नहीं आएगा भाई, जब हमने ये डिराइव ही उसी से किया है
यही दो इक्वेशन लिख के ये इक्वेशन डिराइव किया। नहीं, वहां से वही मैं बोल रहा हूँ, जो लास्ट स्टेप आया था ना 1+e² या 1 - e², वो सारा देखना कैंसिल आउट होगा। वो ये मैं बोल रहा हूँ, वो सारा कैंसिल आउट होगा। तो उस केस में जब ये इक्वेशन हमने उसी दोनों इक्वेशन को डिराइव करके किया है, तो यार वो तो हर जगह वैलिड होगा ना। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तुम थोड़ा पीछे से शुरू कर रहे हो, अंतर यही है बस। चलो, हाँ यहाँ से देखो, ये हो गया। ये अप्रोच भाई ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आए उसकी वैल्यू gm/r करके, और ये स्मॉल g r, चूंकि इक्वेशन तभी सिंपल बनेगा। एक बार देख लो भाई, पहला इक्वेशन हमने लिया है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का m इंटू जो √3v0 इंटू कैपिटल R, और यहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। दूसरा इक्वेशन जो लिखा है वो हमने एनर्जी कंजर्वेशन का, इस पॉइंट पे एनर्जी और इस पॉइंट पे एनर्जी लिख दिया है। पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों ही लिखना है। थोड़ा अलग बस यही है कि भाई जो हमने स्क्वायर रूट ऑफ gm/r² है, उसकी वैल्यू g पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू जो लिख दिया हमने वो स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू कैपिटल R के बराबर, यही इसमें बस इंक्लूड किया है। चलो, अब यहां से देखो, एक और सवाल लिखो इसमें। चलो ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रखा है, यहाँ पे मान लो सन है और हमने काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, या कोई भी सैटेलाइट, कोई भी कुछ भी ले लो यहाँ पे, और इसको प्रोजेक्ट किया है हम लोगों ने कितने से, v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, और जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है इससे, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि इस जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है वो यहाँ से d डिस्टेंस पे है। जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना कितना डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। लिखो, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सन। इसका मास चाहो तो स्मॉल m ले लो, इसका मास कैपिटल M। ये स्मॉल m मास का कोई पार्टिकल है, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस हमने प्रोजेक्ट किया है, v0 वेलोसिटी है इसकी, और ये m जो है यहाँ सन है, यहाँ से इसका मास m है, इससे जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है वो d डिस्टेंस पे है। मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है सन से। यहाँ जो v0 है भाई वो ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है, वो नॉर्मल वेलोसिटी है, हर जगह वो चीज नहीं करना आप लोग। इक्वेशन तो वही दोनों लगने हैं, एक एंगुलर मोमेंटम और दूसरा कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन का। तो एक बात अगर देखें तो ये पाथ कुछ इस तरीके का होगा, जैसे मान लो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, थोड़ा कुछ अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर देखें तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमेशा टुवर्ड्स द सन लगेगा। अब एक बात देखो कि टुवर्ड्स द सन अगर लगेगा तो क्या ये तो पता है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग रहा है तो टॉर्क तो जीरो होना ही है, टॉर्क तो जीरो होगा हमेशा। तो यहाँ से अगर देखिए तो धीरे धीरे, जैसे मान लो अभी वेलोसिटी इसकी इधर है, थोड़ी देर बाद ये किधर की तरफ होगा, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर हमने ले ली इधर की तरफ है, कोई भी वेलोसिटी हमने v ले ली, तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो ये धीरे धीरे किसकी तरफ बेंड होता जाएगा, सन की तरफ बेंड होगा। तो जो पाथ होगा पार्टिकल का वो कुछ इस तरीके से होता जाएगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस जब होगा उस समय ये हमने ले लिया कि ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, ये जो होगी v, या v1 ले लेते हैं, इसको v1 ले लेते हैं, इसको v ले लिया हमने। तो ये हमने डिस्टेंस कितना ले लिया, स्मॉल r के बराबर। ठीक है, चलो अब एक बार देखो, इनिशियली अगर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करें तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो क्या m इंटू जो v0 और इनटू क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे वो किसके बराबर, m इंटू v0 इंटू क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, सन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m इंटू v इंटू r परपेंडिकुलर, या m इंटू r इंटू v परपेंडिकुलर, यही होता है। तो यहाँ से अगर देखिए तो v इधर की तरफ है तो r परपेंडिकुलर क्या d के बराबर, तो m इंटू v0 इंटू किसके बराबर d,
और यही क्या होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो स्मॉल m इंटू कितना v इंटू किसके बराबर, r के बराबर, ये इक्वेशन 1। दूसरा अगर देखें तो सेकंड जो इक्वेशन लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का, तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखे तो इनिशियली इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू कितना v नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो, चूंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इक्वल्स टू जो पोटेंशियल एनर्जी बाद में होगी वो माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना आर, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हाफ ऑफ स्मॉल एम इंटू कितना वी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे बस v की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो जो सारा काम वहां पे कर रहे थे वही सारा काम यहाँ करना होगा। बस वहां पे v नॉट जो था वो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, तो हमने जी स्मॉल जी के टर्म्स में पुट किया था, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं। आपका जो आंसर आएगा वी नॉट जी कैपिटल एम इन सब के टर्म में ही आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा भाई। तो एक बार आंसर मैं लिख देता हूँ, एक बार सॉल्व करके देख लेना आप लोग, क्योंकि आंसर है थोड़ा खतरनाक। रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा। ये है भाई, कुछ नहीं, जो क्वाड्रेटिक बन रहा होगा उसी का सॉल्यूशन है बस ये। तो वहां पे तो हम लोग को सिंपल मिल गया था, क्योंकि जो वी नॉट था जो स्मॉल जी के टर्म्स में प्रोड्यूस कर दिया था हमने। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सैटेलाइट वाले जितने सवाल हैं सब बस इसमें यही दोनों इक्वेशन लगने हैं, मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे वेलोसिटी किसी एंगल पे हो, ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो मिनिमम डिस्टेंस पे वेलोसिटी किसी एंगल पे हो, तब तो हम m इंटू वी इंटू आर नहीं लिख सकते। अगर मान लो कि ये पार्ट जो है, अगर सपोज इस तरीके की वेलोसिटी होती, यहाँ सन है तो यहाँ से तो एंगल थीटा आ रहा है, तो ये हमने आर माना, तो m इंटू वी इंटू आर साइन थीटा लिखना चाहिए। यस, तो हमने परपेंडिकुलर ही क्यों लिया है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक बार देखो, जैसे मान लो ये पार्टिकल जो ये जो सन यहाँ पे है, तो जैसे ये जा रहा होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब यहाँ से अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा होगा, तभी होगा ना। क्योंकि अगर मान लो इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर रही, तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर भी आएगा। तो जब अगर इधर की तरफ आएगा एक कंपोनेंट, तो यार ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस और बढ़ेगा, हाँ ना। अगर मान लो किसी एंगल थीटा पे हुआ अगर हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उस केस में इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, और कंपोनेंट आएगा तो उसके कारण इस वेलोसिटी के कारण सेपरेशन और बढ़ेगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब इधर वाली वेलोसिटी जो हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो। तो जैसे ये वेलोसिटी जीरो होगी तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी केवल इस डायरेक्शन में आएगा, और इस फोर्स के कारण ये अब क्या होगा, एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, जिस कारण से ये टर्न लेना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ है चीज? तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जब मिनिमम डिस्टेंस होगा तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और इसीलिए हमने m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर की जगह सीधा r ले लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। चलो लिखो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड स्पेसशिप भी लिख लो, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड स्पेसशिप फ्रॉम अर्थ सरफेस। चलो यार, अब देखो यहाँ पे ये हमने मान लिया ये हमारा अर्थ है, और जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो कोई भी सैटेलाइट हो गया या स्पेसशिप, जब भी अगर हमें प्रोजेक्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। देखा भी होगा, जैसे अगर रॉकेट वगैरह लॉन्चिंग जो होता है तो हमें यही दिखता है कि सीधा सीधा पहले ऊपर जाता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दिखता है हमें, जब अगर ग्राउंड से हम लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए हम लोग वेलोसिटी देते हैं, ताकि वो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाए, क्योंकि हमारा काम क्या है कि जाकर के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसको प्लेस करना है। तो जब अगर हम लोग एक काम करते हैं कि अगर मान लो ये वर्टिकल डायरेक्शन में देंगे, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सबसे मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा वो,
तो इसीलिए हम लोग जो भी अगर सैटेलाइट या अगर स्पेसशिप अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर अगर क्रॉस करता है उस समय इसके पास हम लोग एक कोई भी पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जैसे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट का पाथ कैसा होगा। तो हमने 3 केस देख लिए थे कि अगर मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है यानी स्क्वायर रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर, जो स्मॉल आर है वो यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो उस केस में पाथ कैसा होता था, सर्कुलर। उससे कम हुआ तो इनर एलिप्स होता था, उससे ज्यादा हुआ तो आउटर एलिप्स। इन सारे केसेज में जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। टोटल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो जो सैटेलाइट या स्पेसशिप है वो अर्थ से बाउंडेड है, वो अर्थ से क्या है, बाउंडेड है। तो एक हम लोग जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाएं तो आउटर एलिप्स जो होगा क्या वो बड़ा होता जाएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो आउटर एलिप्स जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है कि जिसके लिए ये जो पार्टिकल होता है, ये सैटेलाइट या स्पेसशिप, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से ही बाहर चला जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स से बाहर चला जाता है। और ये कब पॉसिबल है, जब उसकी एनर्जी क्या हो, या तो जीरो हो या फिर कैसा हो, पॉजिटिव। क्योंकि अगर एक बार सोचो, अगर अर्थ से जैसे जैसे हम वेलोसिटी, अगर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी या इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर हम इंक्रीज करते जाए तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है कि जिसके लिए इसकी एनर्जी या तो जीरो हो जाए या उसके बाद पॉजिटिव हो जाए। ये हो सकता है ना यार। एक बार सोचो कि हाफ एम जो टोटल एनर्जी होगी बॉडी की वो किसके बराबर, तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना, आर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर v इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, और जो स्मॉल आर अगर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इस केस में अगर देखें तो ये वैल्यू बढ़ रही है और ये वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ v के लिए ये पूरी वैल्यू या तो जीरो हो जाए या फिर कैसा हो जाए, पॉजिटिव। क्लियर ये चीज। तो वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, जो मिनिमम वेलोसिटी जिस पे ये जीरो हो जाए, और जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर चले जाए, मतलब अब उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और ये कब पॉसिबल है, जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो उस पर्टिकुलर या उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब एक बात देखो कि ये इस पर्टिकुलर अगर मिनिमम हम फाइंड करना चाहते हैं तो उस मिनिमम पे ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो के बराबर। इस मिनिमम वैल्यू पे या इस मिनिमम स्पीड पे वो वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो। तो यहां से मान लेते हैं कि ये हाइट किसके बराबर है, स्मॉल एच के बराबर। ये हाइट स्मॉल एच है और यहां से हमने कोई एक वर्टिकुलर वेलोसिटी v दी रखी है, और ये कहां तक पहुंच जा रहा है, इन्फिनिटी तक। क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा तभी एनर्जी कितनी होगी, जीरो। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहीं पे जीरो होगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर जाएगा तभी ये बाउंडेड नहीं रहेगा, और तभी हम बोलेंगे कि इसकी एनर्जी क्या होगी, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। तो ये जा रहा है कहां तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और हम ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं एट पॉइंट ए और इन्फिनिटी पे तो क्या लिखेंगे, U एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो U एट इन्फिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी। चलो पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, तो माइनस ऑफ, ये मान लिया हमने कैपिटल एम जो इसका मास है और स्मॉल एम इसका मास है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना, आर प्लस आर। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, और ये क्या, दोनों एनर्जी जीरो के बराबर, पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो v इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना, स्मॉल आर के बराबर, यही आ रहा होगा। तो यहां से ये जो v है ये जो v है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। और v इक्वल्स टू किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना हो जाएगा, आर के बराबर।
ये जो होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो अगर स्मॉल आर हाइट पे अगर हम लोग देखें तो स्मॉल आर हाइट पे स्मॉल आर जो लिख रहे हैं वो किसके बराबर लिख रहे हैं, तो भाई कैपिटल आर प्लस कितना, एच के बराबर। तो अब एक बार देखो √2 भी लिखेंगे, और यही अगर हम लोग देखें कि अर्थ सरफेस के अगर पास देखें कि ये सारा सारा जो ऑर्बिट हो रहा है वो किस पे, अर्थ सरफेस के पास, यानी एच जो है वो वेरी वेरी लेस देन किससे है, कैपिटल आर से। अगर एच वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर है तो जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना आर। और यहां से हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू कितना आएगा, कैपिटल आर के बराबर। और ये भी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर, तो √2 टाइम्स ऑफ किसके, वी नॉट के। और जब अर्थ सरफेस के पास होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी। एक फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी में मैंने बता रखा है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है नियर अर्थ सरफेस, ये जो वेलोसिटी होती है वो होती है सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी। चलो इसके बारे में लिखो अब, चलो लिखो इसके बारे में। द पाथ ऑफ द सैटेलाइट, द पाथ ऑफ द सैटेलाइट और स्पेसशिप, द पाथ ऑफ सैटेलाइट और स्पेसशिप डिपेंड्स अपॉन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या टेंजेंशियल लिख लो, डिपेंड्स अपॉन द टेंजेंशियल वेलोसिटी, tangential velocity provided at some height from the earth surface, provided at some height from the earth surface। चलो, if we increase the velocity, if we increase the velocity from orbital velocity, from orbital velocity at that point, then ellipse will become, then ellipse will become bigger, but the total energy of, but the total energy of the satellite will remain negative, हाँ, but total energy of the satellite will remain negative। चलो इसके बाद लिखो, but at some particular velocity, but at some particular velocity the satellite will, एक मिनट, at some particular velocity the total energy of satellite will become zero, total energy of satellite will become zero, and at that particular velocity, and at that particular velocity it will reach, it will reach at some place where gravitational force will act। अब एक बार देखो, जब ये हम लोग मिनिमम ये जो वेलोसिटी जो देते हैं, इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल का जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है।
पहले ही अभी तक क्या हो रहा था, एलिप्स हो रहा था, जैसे ही इसके बाद जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी देते हैं उस समय पाथ कैसा हो जाता है, पैराबोलिक। तो लिख लो दैट वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, that minimum velocity is called escape velocity, and the path of the particle becomes parabolic, and the path of the particle becomes parabolic। चलो ये नोट कर लिया सभी ने। ये हो गया। चलो ये था हमारा सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो अर्थ को कैसा ले रहे थे, रेस्ट पे। जब अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी से धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जब ये पार्टिकल अगर इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से पहुंच रहा होगा। जैसे मान लो अगर हमने ये अगर अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से दिया, तो जब इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है तो किस वेलोसिटी से पहुंच रहा है, जीरो। हमारे रेस्पेक्ट में तो वो जीरो से पहुंच रहा है, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें v की वैल्यू कितनी ले ली थी, जीरो, और तभी हमें वो मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी भी। लेकिन अगर मान लो 11.2 की बजाय हमने किसी और वेलोसिटी से थ्रो किया, जैसे 12.5 या 13.6 से अगर थ्रो किया, तो उस केस में जब ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो क्या इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अगर 11.2 के केस में जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है तो जीरो हो रहा है, उससे ज्यादा हुआ तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, वो उस पॉइंट पे यानी इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा तो कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा, ठीक है। उस केस में जो पाथ हो जाता है वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक पाथ होता है। उस केस में पाथ कैसा होता है, हाइपरबोलिक, यानी अगर 11.2 यानी एस्केप वेलोसिटी से अगर आप ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे तो पाथ कैसा होगा, हाइपरबोलिक। इस कंफ्यूजन में आप लोग मत न रहना कि जैसे हाइपरबोलिक यानी कुछ ऐसा पाथ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जो होगा क्या कि पाथ तो सब इसी तरीके का दिखेगा हमें, कि ये चलो भाई एक एलिप्स बन गया, यहाँ पे ये एक तरीके से और पैराबोलिक बन गया, फिर इस तरीके का होगा। बस इसकी इसेंट्रिसिटी जो होगी वो चेंज होती जाती है। और ई की जो वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो जब अपने पास अगर एलिप्टिकल पाथ होता है उसके लिए ई की वैल्यू अलग, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू अलग, और हाइपरबोला के लिए एलिप्स की वैल्यू सॉरी ई की वैल्यू अलग। तो यही हमने देखा कि जो ई की वैल्यू यानी जो पाथ ये फॉलो करता है, तो जब अगर ये हम लोग सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी से प्रोवाइड करते हैं, तो जो पाथ फॉलो करता है उसकी ई की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करती है, पैराबोला को, ठीक है। जब अगर उससे ज्यादा देंगे तो जो पाथ फॉलो करता है उसकी ई की वैल्यू जो होती है वो किसको सेटिस्फाई करता है, हाइपरबोला को। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पाथ कुछ इस तरीके का होगा, दिखने में सब ऐसा ही दिखेगा, बस उसकी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग। और अलग अलग वैल्यू ऑफ ई के लिए जो होता है, जो पाथ हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो देखो यार, तो ये हम लोग देखते हैं कि जैसे ही अगर मान लो अगर v ग्रेटर देन किससे थ्रो कर रहे हैं, सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी से, तो पाथ कैसा हो जाता है, हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है। जब हाइपरबोलिक पाथ अगर हो जाएगा तो जब इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है तो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से पहुंच रहा है, तो उस समय वो क्या करेगा कि अर्थ के अराउंड सॉरी अब सन के अराउंड चारों तरफ घूमने लगेगा, यानी अब वो सैटेलाइट बन जाता है किसका, सन का। अगर ग्रेटर देन किससे किससे बात हो रही है, सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी से, या फिर वही क्या है, एस्केप वेलोसिटी, तो वो किसका सैटेलाइट बन जाएगा, सन का। तो एक और पॉइंट लिखो इसमें कि if the velocity of projection if the velocity of projection of particle if the velocity of projection of particle is greater than second cosmic velocity, then path followed by the particle will be hyperbolic, then path followed by the particle will be hyperbolic। ये पाथ वाला याद रखना आप लोग, इससे सवाल आते हैं। path followed by the particle will be hyperbolic, and it will reach at infinity and it will reach at infinity with some non-zero velocity with some non-zero velocity
where it will start to revolve around, where it will start to revolve around the sun, around the sun. It means it will become a satellite of, it means it will become a satellite of, it will become a satellite of sun, या फिर इसी को हम आर्टिफिशियल प्लैनेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि सन के अराउंड अगर रिवॉल्व करने लगा, तो सन के अराउंड अगर रिवॉल्व करने लगा तो वो तो फिर प्लैनेट के ही उसमें आ जाएगा, तो इसीलिए या तो सैटेलाइट भी बोल सकते हैं या इसको आर्टिफिशियल प्लैनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो यार, अब देखो, अब यहाँ से एक और वेलोसिटी होती है, थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी। ये थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे मान लो अभी तक हमने जो अर्थ लिया था वो कैसा लिया था, अर्थ जो है वो कैसा रेस्ट पे है, सारी चीजें जो हमने निकाली है वो कैसा मान करके कि अर्थ जो है भाई वो रेस्ट पे है। लेकिन एक्चुअल में अर्थ जो रहता है वो रेस्ट पे तो रहता नहीं है, वो क्या करता है, सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर रखी है, वो कैलकुलेट कर रखी है 29.73 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये किसकी है, अर्थ की है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है भाई। यानी एक बात सोचो कि जो हमने पार्टिकल जो एस्केप वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए रेस्ट पे है, एक्चुअल में है क्या, जो हमने ध्यान से समझना है, इसको कंफ्यूजन होता है इसमें, ढंग से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं अभी तक हमने जो भी सारी चीजें ली है अर्थ को रेस्ट पे मान करके की है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो पार्टिकल, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी 29.73 किलोमीटर पर सेकंड। यही होगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कितना आर। ये जो एम लेंगे वो किसका लेंगे भाई, सन का लेते हैं। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी में, ये ध्यान रखना है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट किया था, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम बाई आर लिखते हैं, तो ये मास ऑफ सैटेलाइट लिखते हैं या मास ऑफ प्लैनेट लिख रहे थे, ये अर्थ लिख रहे थे, अर्थ के अराउंड अगर बात हो रही थी तो अर्थ का मास लिख रहे थे, और ये रेडियस किसका है, सेंटर से डिस्टेंस है, सॉरी ये आर जो है वो सेंटर से उस पाथ का डिस्टेंस है, या ऑर्बिट का रेडियस एक तरह से। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे लिए अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड, तो ये जो कैपिटल एम होगा वो किसका होगा, सन का। तो ये चीज ध्यान रखना कि जी इंटू कैपिटल एम इंटू किसका ले रहे हैं हम लोग, मास ऑफ सन ले रहे हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर, तो 29.73 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम लोगों ने वेलोसिटी जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जब थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये कितने से पहुंच रहा है इन्फिनिटी पे, जीरो पे पहुंच, जीरो से पहुंच रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी होगी, क्या इसी के बराबर, एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी, क्या 29.73 किलोमीटर पर सेकंड, यही होगी ना। हमारे लिए जब हम रेस्ट अर्थ के ऊपर खड़े होकर के देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए वो कितने से पहुंच रहा है, जीरो से। लेकिन जब हम ये खुद ही घूम रहा है 29.73 से, तो वो एक्चुअल में कितने से वहां पहुंच रहा है, 29.73 किलोमीटर पर सेकंड। ये चीज क्लियर हुआ सभी को। अब एक, हाँ बोलो। नहीं, अपोजिट हम लोग यही मानते हैं, सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कराते हैं उसको, अपोजिट में नहीं कराते, जो भी सैटेलाइट वगैरह वो सारी चीजें है उसी में। अब एक बात देखो, ये 29.73 किलोमीटर से पहुंच रहा है वहां पे। अब एक और चीज देखो कि जो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी ली थी, जो अर्थ के आसपास, अर्थ सरफेस के पास ली थी, वो v नॉट था, और जो इसकी एस्केप वेलोसिटी है वो क्या √2v0 है, हाँ है ना, √2v0 है भाई। अब एक बात देखो, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट के अंदर, और उसकी वेलोसिटी कितनी है v0, अगर मैंने उसको एडिशनल √2 - 1 v0 स्पीड अगर और दे दी, तो वो स्केप कर जाएगा वहां से। एक बार सोचो कि अगर मान लो एक ये पार्टिकल है, ये कोई भी सैटेलाइट या कोई भी पार्टिकल है, वो अर्थ के चारों तरफ v0 से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सरफेस के पास, अगर मैंने उसको √2, और यहाँ से इसके वेलोसिटी कितनी है √2v0, मैंने अगर उसको एडिशनल √2 - 1 v0 अगर दे दी, तो क्या ये यहाँ से स्केप कर जाएगा, समझ आई बात ये भी।
कि यहाँ पे एडिशनल अगर दिया जाए कि एडिशनल कितनी वेलोसिटी कि वो वहां से एस्केप कर जाएगा, तो √2 - 1 इंटू v0 के बराबर, ठीक है। मैंने ये बोला था कि जब इसको 11.2 से थ्रो करते हैं तो ये एक्चुअल में वहां पे कितने से पहुंचता है, 29.73 किलोमीटर पर सेकंड से, हाँ ना। और पहली बात तो यही समझाई थी मैंने। तो उस 29.73 किलोमीटर पर सेकंड से क्या वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, और हमारे लिए कितने से रेस्ट पे होगा, हमारे लिए वो रेस्ट पे होगा। लेकिन एक्चुअल में वो सन के अराउंड कितनी रफ्तार से रिवॉल्व कर रहा होगा, 29.73 किलोमीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई। अब एक बात सोचो, मुझे अगर वहां से भी स्केप कराना है उसको, तो मेरे रेस्पेक्ट में वहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सोचो, एक बार खुद से सोचो तो समझ जल्दी आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, दो तीन टर्म है इसमें। पहला टर्म ये है भाई कि यार जब भी अगर स्केप से थ्रो करते हो इसको, तो वो इन्फिनिटी पे जब पहुंचता है तो एक्चुअल में इस रफ्तार से पहुंचता है। समझ आई ये बात? ये क्योंकि हमने अर्थ को रेस्ट पे मान के रखा था और अर्थ खुद रिवॉल्व कर रहा है इस रफ्तार से। तो अगर इस रफ्तार से रिवॉल्व कर रहा है यानी वो हमारे लिए रेस्ट पे है, लेकिन एक्चुअल में 29.73 किलोमीटर पर सेकंड से पहुंचा है, और इसी रफ्तार से वो रिवॉल्व कर रहा होगा किसके अराउंड, सन के अराउंड। समझ आई बात? दूसरी बात मैंने ये बोली कि जब अगर एक पार्टिकल जो हो वो अगर v0 से अगर और किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, और हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर, √2 v0, तो अगर मैंने इतनी एडिशनल वेलोसिटी अगर दे दी तो वो वहां से एस्केप कर जाएगा। समझ आई बात? जैसे मान लो अगर 5 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार है रिवॉल्यूशन की, तो हमें पता है कि 5√2 अगर मिल जाए इसको तो एस्केप कर जाएगा। तो ये एडिशनल देने की जरूरत कितनी है, तो 5√2 माइनस कितना, 5 के बराबर, यही होगा ना। अब एक बात देखो, जो ये सैटेलाइट जो इन्फिनिटी पे पहुंचा है वो कितने से रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे लिए कैसा है, एक्चुअल में उसकी रफ्तार कितनी। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से जब मैं अर्थ पे खड़ा हूं, तो मुझे उसको कितनी वेलोसिटी और दिखनी चाहिए ताकि वो वहां से स्केप कर जाए। एक बात देखो कि जो अगर मुझे ये मैं बोल रहा हूँ कि वहां वो किससे घूम रहा है, v0 से, v0 से घूम रहा है। क्या अगर उसको कितनी वेलोसिटी दे दे ताकि और दे दे ताकि वो वहां से भी स्केप कर जाए, √2 - 1 v0। यार यही है ना कि जो एक पार्टिकल या एक सैटेलाइट अगर किसी भी पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है v0 से, तो √2 - 1 v0 दे दो वो वहां से चला जाएगा। तो हमारे ये एक्चुअल में जो सैटेलाइट इन्फिनिटी पे पहुंचा है वो कितने से रिवॉल्व कर रहा है, v0 से। एक्चुअल में कितने से रिवॉल्व कर रहा है, v0। उसको और कितनी एडिशनल चाहिए, तो वो क्या अर्थ सन के भी अट्रैक्शन फोर्स से बाहर चला जाएगा। तो अब एक बात सोचो कि अगर हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन लिखना चाहिए, तो हमारे रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी पे वो कितने से मूव करता हुआ दिखना चाहिए, √2 - 1 v0 से। यानी हम एक ऐसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि हमारे लिए वो वहां पे किससे मूव करता हुआ दिख रहा हो, √2 - 1 v0 से। तो वो सीधा सीधा वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये जो वेलोसिटी है जिससे हमें अर्थ से प्रोजेक्ट करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी। क्लियर हुआ या एक बार और रिपीट कर दे, नहीं हुआ हो पूछ लेना भाई, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। तीन बातें यहाँ पे एक बार और देख लो कि सबसे पहली बात कि हमने अर्थ को अभी तक रेस्ट पे मान के चला था, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो अर्थ जो होता है वो रेस्ट पे नहीं रहता, वो खुद भी रिवॉल्व करता है कितने से, v0 से। जब हम लोग एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो हमारे लिए ये इन्फिनिटी पे 0 से पहुंचता है, लेकिन एक्चुअल में कितने से पहुंचता है, 29.73 किलोमीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई। दूसरी बात हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल और इसी वेलोसिटी से ये रिवॉल्व भी कर रहा होगा चारों तरफ, सन के चारों तरफ, हमें पता है कि अगर v0 से कोई चीज अगर रिवॉल्व कर रही है, तो अगर इतनी वेलोसिटी अगर एडिशनल दे दो तो वो एस्केप कर जाएगा। तो हमारे पास ये है, अगर ये v0 से रिवॉल्व कर रहा है, एडिशनल इसको कितनी दे दे, √2 - 1 इंटू v0 दे दे, तो क्या ये एस्केप कर जाएगा सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी। तो जब हमारे लिए ये रेस्ट पे है तो इतनी से रफ्तार से मूव कर रहा है, और हम एडिशनल ये वाली दे रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या इसी से पहुंचेगा। एक बार सोचो, ये हमारे लिए कैसा है, रेस्ट पे, हमारे लिए कैसा है, एक्चुअल में किससे मूव कर रहा है, v0 से, v0 से मूव कर रहा है।
इसको एडिशनल कितने की जरूरत है बाहर जाने के लिए? √2 - 1। मतलब हमने जितना एडिशनल देंगे उतने से ही तो हमें मूव करता हुआ दिखेगा वो। जितनी मान लो हमारे लिए कोई पार्टिकल, अगर सामने वाला जो पार्टिकल है वो हमारे लिए रेस्ट पे है, तुम जितनी एडिशनल वेलोसिटी उसको दोगे उतने से ही मुझे मूव करता हुआ दिखेगा। तो एडिशनल कितने की जरूरत है? √2 - 1 v0। तो हमें किससे मूव करता हुआ दिखेगा? √2 - 1। और मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी से फेंक रहा है इसको? v3 से। ठीक है, तो अब एक काम करना, इक्वेशन बताना भाई क्या क्या लिखेंगे। जो एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे हैं उसका इक्वेशन बता दो कि क्या क्या लिखना चाहिए। चलो भाई, पहले यहां से हम कितने से थ्रो कर रहे हैं? v3 से। तो चलो यार, यहाँ पे अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 1/2 इंटू स्मॉल m इंटू कितना? v3 का स्क्वायर। और बोलो, और कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? माइनस ऑफ जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना? आर के बराबर। यही आएगा। चलो भाई, जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो कितने से मूव करता हुआ दिख रहा हमें? कितने से मूव कर दे? हमें कितने से मूव? पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी होगी? 0। काइनेटिक कितनी? 1/2 m √2 - 1 v0 का स्क्वायर। यही से दिखेगा, और इसका भी स्क्वायर आएगा। तो ये इसी वेलोसिटी से तो मूव करता हुआ। जब इसको सॉल्व करते हैं तो v3 की वैल्यू जो आती है, यानी थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी, ये होती है 16.75 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप इससे अगर थ्रो कर दिए अर्थ से, तो वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। किसमें? v0। हाँ, v0 में तो बताया तो था ही मैंने। v0 की वैल्यू जो लिखोगे वो किसके बराबर? तो v0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू मास ऑफ सन अपॉन कितना? रेडियस। ये हमारा क्या होगा? मास ऑफ सन, और ये हमारा डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सेंटर ऑफ सन। और इसकी वैल्यू लिख लेना 29.73 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सब जो स्मॉल एम कैपिटल एम ले रहे हैं भाई, ये मास ऑफ किसका है? अर्थ का है। चलो लिखो अब इसके बारे में एक बार। समझ आया या ऊपर से गया? आ गया ना? चलो लिखो। इन एक्चुअल अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड, इन एक्चुअल अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड sun with orbital velocity 29.73 kilometer per second, around sun with 29.73 kilometer per second. So if we are projecting a particle with escape velocity, so if we are projecting a particle with escape velocity, then for us it will reach at infinity with zero velocity. So for us it will reach at infinity with zero velocity. It will reach at infinity with zero velocity. But in actual it will reach at infinity with 29.73 kilometer per second. It will reach at infinity with 29.73 kilometer per second. And with this velocity, it will revolve around, sun. It will revolve around sun. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। If we give additional velocity √2 - 1 v0,
if we give additional velocity √2 minus 1 v naught to a particle orbiting around a planet then it will escape from the planet अब एक चीज देखो, इसमें सवाल ये भी बन जाता है कि कितना % वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड करें एक पार्टिकल को ताकि वो एस्केप कर जाए। तो वही यार √2 - 1 इंटू वी नॉट इंटू 100 अपॉन कितना वी नॉट करोगे कितना आएगा, कुछ 41 पॉइंट या कुछ ऐसे आएगा। हाँ बोलो, ये जो लिख रहे हैं ऑर्बिटल किसके लिए लिख रहे हैं, अर्थ के लिए ना, अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना ये, तो अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके अराउंड है, सन के अराउंड, तो मास ऑफ सन और डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, सॉरी हाँ। चलो इसके बाद लिखो, इफ we project a particle from earth's surface such that it will reach at infinity with √2 minus 1 v naught then it will also escape from the gravitational force of attraction of sun, and this velocity is called third cosmic velocity, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलो अब यहां से देखो, जैसे मान लो अगर हम लोग देखें कि जो भी कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले मान लो हम लोग कोई भी एक सिग्नल वगैरह जो है अर्थ से अगर भेजते हैं हम लोग, ठीक है, सैटेलाइट को हम लोग भेजते हैं, जैसे ये मान लो एक सैटेलाइट है, ये सिग्नल जाता है सबसे पहले जो नियर बाई सैटेलाइट होता है ये उसके पास जाता है, ये जो भी सिग्नल है, ठीक है। ये सैटेलाइट क्या होगा, वो सिग्नल रिसीव करने के बाद इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है जहां तक वो भेज सकता है उस सिग्नल को, ठीक है। जैसे मान लो अगर इसका अगर रेंज की बात करें तो ये क्या होगा, यहां से लेकर के मैक्सिमम वो यहां तक भेज सकता है, तो इस रेंज में इसका काम क्या होगा कि ये सैटेलाइट इस वाले पार्ट में कम्युनिकेशन का काम ये वाला सैटेलाइट करेगा, ठीक है। साथ में क्या करता है, क्योंकि अगर मान लो कोई भी अगर सिग्नल है, कोई भी चीज अगर ब्रॉडकास्ट करनी है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी ब्रॉडकास्ट हो सकता है, तो उस केस में अगर देखें तो यहाँ पे बस ये सैटेलाइट सिर्फ इस वाले रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ ये क्या करता है कि एक और सैटेलाइट जो आसपास होगा उस सैटेलाइट को भी ये क्या करेगा, ये फिर से ये सैटेलाइट को भी सेम सिग्नल भेज देता है, ठीक है। ये सेम सिग्नल उसके आसपास जो सैटेलाइट है उसको भी भेजेगा। जैसे ही ये सैटेलाइट अगर ये सिग्नल रिसीव करता है तो अपने रेंज में ये फिर अपना ये कम्युनिकेशन का काम करता है, तो ऐसे ही करके ये फिर दूसरे सैटेलाइट को भेजेगा और दूसरे सैटेलाइट को भेजेगा, वो अपने रेंज में फिर क्या करेगा, जो भी सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना हो या भेजना हो। तो इस तरह से 2 3 4 जो भी जितने भी अगर सैटेलाइट होते हैं तो उन सब का यूज करके हम लोग जो सिग्नल रहता है एक ही जगह से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बात कर रहे हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है कि वैसी सैटेलाइट जो हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसे दिखे, रेस्ट पे दिखे। अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या दिखे, रेस्ट पे। अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे कब दिखेगा, जब अगर मान लो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो वो किसके बराबर, 24 आवर्स के बराबर। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अबाउट कितने टाइम में, 24 आवर में रिवॉल्व करता है। तो अगर मान लो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी जो हो जाए वो भी 24 आवर हो जाए, तो हमेशा हमें कैसा दिखेगा, वो स्टेशनरी दिखेगा। और हमें पता है कि जो टी स्क्वायर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर क्यूब। और आर क्यूब है, यानी ये हमारा अगर फिक्स हो गया कि 24 आवर ही होना चाहिए, तो क्या जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है क्या वो भी एक फिक्स होना चाहिए, उसकी भी एक वैल्यू क्या होगी, फिक्स।
तो ये जो वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं, ये हमारा जो होता है ये क्या होना चाहिए कि जब भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर हमें उसको अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर भेजना है तो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे ही हम उसको रख सकते हैं, यानी उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस होगी वो क्या होगी, फिक्स। और उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट। अब एक बात देखो कि जैसे मान लो ये हमने लिया अर्थ, इसका रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर, और यहाँ से एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये जो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर, वी ले लिया हमने। ये हाइट हम लोगों ने ले लिया, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस किसके बराबर, स्मॉल एच के बराबर। अब एक बात देखो कि इसकी हाइट हमें निकालनी है कि आखिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा वो कितनी हाइट पे प्लेस करना चाहिए, होगा तो एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट ही, क्योंकि यार टी आपने फिक्स कर दिया 4π² फिक्स है, तो आर भी क्या होगा, फिक्स। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो यहां से अगर देखें तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² अपॉन कितना, जी इंटू कैपिटल एम इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, आर प्लस एच का होल क्यूब। यहां से अगर देखें तो इसको सॉल्व करें तो टी की पावर 2/3 इंटू जी इंटू कैपिटल एम बाई 4π², और इस पूरे की पावर कितनी 1/3, यही आएगा। और ये किसके बराबर, आर प्लस एच। तो फाइनली अगर सॉल्व करते हैं तो h इक्वल्स टू कुछ नहीं करना है, इस r को इधर ले आओ, ये सारी वैल्यू हमें पता है। तो जो h की वैल्यू आती है वो लगभग आती है 36,000 किलोमीटर, यानी अर्थ सरफेस से लगभग अगर हम 36,000 किलोमीटर पे की हाइट पे अगर एक सैटेलाइट प्लेस करें तो उसका खुद ब खुद जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर, 24 आवर। और हमें वो कैसा दिखेगा, हमें स्टेशनरी। चलो नोट करो इसको। चलो लिखो, लिखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर लिखो, if a satellite revolves around a planet, such that it appears stationary, such that it appears stationary at all the time, then this satellite is called geostationary satellite. Then this satellite is called geostationary satellite. Next one लिखो, for geostationary satellite around Earth, for geostationary satellite around Earth, the time period of planet should be equals to 24 hour, should be equal to 24 hour. Next लिखो, the orbit of revolution of a planet, sorry, the orbit of revolution of a geostationary satellite, the orbit of revolution of geostationary satellite is called parking orbit, and its radius is 36,000 किलोमीटर इन इक्वेटोरियल प्लेन। ध्यान रखना, जो ये 36,000 किलोमीटर जो दिया हुआ है वो इक्वेटोरियल प्लेन वाले पे दिया हुआ है। चलो एक लास्ट पार्ट लिखो, ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ अ सैटेलाइट। लिखो
ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ अ सैटेलाइट। सॉलिड एंगल के बारे में सभी को थोड़ा बहुत पता है, पिछले साल 12th में तो आया ही होगा एटलीस्ट। एक बार देख लो, सॉलिड एंगल जो रहेगा, जैसे मान लो अगर हम लोग ये एक एरिया ले रहे हैं और ये एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने, ये अगर सपोज यहाँ पे एक अल्फा एंगल अगर फॉर्म कर रहा है और इसका रेडियस किसके बराबर आर, मतलब ये एक पॉइंट सोर्स मान लो यहाँ से, और ये जो डिस्क रखा हुआ है, तो ये जो एक ऐसी रेज अगर जा रही होंगी तो अंदर एक सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा होगा। ये जो एंगल लिया हमने वो लीनियर एंगल, प्लेनर एंगल लिया अल्फा के बराबर, ठीक है। तो जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है तो इसकी वैल्यू होती है वो किसके बराबर, तो 2 पाई इंटू किसना 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो अगर मान लो अर्थ का अगर जिसका रेडियस हमने कितना ले लिया कैपिटल आर, और ये जो है एक सैटेलाइट जो है वो यहाँ से कितनी हाइट पे है, सरफेस से h हाइट पे है, और ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ ले लिया हमने आर ई के बराबर। तो हर एक सैटेलाइट का क्या होगा, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होगा जो कि ये कवर कर पाएगा। अभी मैंने बताया कि हर एक का एक पर्टिकुलर रीजन होगा। यहाँ से देखो ये मैक्सिमम रीजन कहाँ तक होगा, जो जब इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो हो वो टेंजेंट फॉर्म कर रहा हो, वही तक मैक्सिमम ये भेज सकता है। तो अब एक बात देखो कि ये जो एंगल अगर सपोज ये हमने ले लिया थीटा, तो ये कुछ सैटेलाइट जो है एक सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे। अगर देखें, अगर सोचो कि ये अगर सैटेलाइट से चारों तरफ अगर हम लोग ऐसी रेज या ऐसी लाइंस ड्रॉ करें तो यहाँ एक सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा होगा, और ये सॉलिड एंगल और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो दोनों सेम होता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सपोज एक एक पर्टिकुलर प्लेन ले लिया हमने और यहाँ से अगर रेज जा रही है तो ये सॉलिड एंगल इसके हिसाब से बन रहा है इस सरफेस के द्वारा, और यहाँ पे अगर देखें तो भी ये क्या होगा, सेम सरफेस सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ जो सॉलिड एंगल की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर, तो बेस अपॉन कितना हाइपोटेनस, और ये किसके बराबर आएगा। तो अब यहां से देखें तो ये कितना आर ई अपॉन किसके, आर ई प्लस आर एच के बराबर, सॉरी आर ई प्लस कितना आएगा एच के बराबर, ये सॉलिड एंगल हुआ। तो अब एक बार देखो, जो सरफेस एरिया होता है एस इक्वल्स टू ये होता है सॉलिड एंगल इंटू कितना आर स्क्वायर, और ये फाइनली ये किसके बराबर आएगा, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस आर ई अपॉन किसके आर ई प्लस एच, और इंटू ये जो आएगा वो रेडियस अपने पास ये कितना आ जाएगा, तो आर ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई प्लस आर एच इंटू कितना आर ई स्क्वायर। ये वो एरिया होता है जो कि जो एक जो ये हमारा जो पार्ट होगा ये कौन सा, कि ये एक सैटेलाइट जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, वो इस इतना एरिया जो होगा इस अर्थ सरफेस का क्या होगा, कवर करेगा खुद के ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ऐसे हमें पता ये चल जाता है कि अगर मान लो हम इस हाइट पे अगर प्लेस कर रहे हैं तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, और अगर हमें पूरा का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर अगर कवर करना हो तो और कितने सैटेलाइट की जरूरत होगी, तो इससे ये पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ से चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो किसके बराबर 2 पाई इंटू कितना आर ई प्लस एच माइनस, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन कितना आर ई प्लस एच के बराबर। 2-3 सवाल बस करने हैं, इसके चैप्टर खत्म हो गए, थ्योरी तो पूरा कंप्लीट हो गया।